2002 दंगों के बाद साल 2003 से लेकर साल 2007 के बीच गुजरात में ऐसे तमाम मुस्लिम नौजवानों के एनकाउंटर हुए जिन्हें यह कहकर मार दिया गया कि ये आतंकी थे और मोदी को मारने के इरादे से पाकिस्तान से गुजरात आए थे। लेकिन साल 2005 में हुए सोहराबुद्दीन शेख के एनकाउंटर के बाद जब सीबीआई जांच हुई तो सीबीआई ने कहा कि सोहराबुद्दीन शेख लश्कर-ए-तैयबा का आतंकी नहीं था, बल्कि अमित शाह के फिरौती गिरोह के लिए काम करने वाला आदमी था, जिसे आतंकी बताकर फेक एनकाउंटर में मार दिया गया था। जब सोहराबुद्दीन शेख का एनकाउंटर फर्जी निकला और नेताओं और पुलिस अधिकारियों की मिलीभगत सामने आने लगी, तो इसी कड़ी में इसरत जहां नाम की मुंबई की 19 साल की लड़की के फेक एनकाउंटर की जांच की मांग की जाने लगी, जिसे साल 2004 में गुजरात में यह कह के मार दिया गया था कि ये और इसके अन्य 3 साथी लश्कर-ए-तैयबा के आतंकी थे और मोदी को मारने के इरादे से आए थे। लेकिन सोहराबुद्दीन मामले में गड़बड़ सामने आने के बाद जब यह मामला भी गुजरात हाईकोर्ट में गया तो हाईकोर्ट ने एसआईटी की जांच बिठा दी, जिसके बाद एसआईटी ने साल 2011 में इस मामले में अपनी रिपोर्ट सौंप दी और गुजरात हाईकोर्ट ने गुजरात पुलिस के एक अधिकारी को भी एसआईटी की इस टीम में रखा था। इस अधिकारी ने कोर्ट में एफिडेविट जमा करते हुए खुलासा किया कि ये एक फेक एनकाउंटर था। इस अधिकारी की ईमानदारी और जांच के दौरान बढ़ती निष्पक्षता पर इतराया जाना था, लेकिन गुजरात सरकार को यह बात जची नहीं। गुजरात सरकार ने इस जांच अधिकारी को तब से ही टारगेट करना शुरू कर दिया और जब साल 2014 में केंद्र में भाजपा सरकार आई तो आते ही उसने इस अधिकारी के पर कुचल दिए और गुजरात से उठाकर नॉर्थ ईस्ट ट्रांसफर कर दिया। साल 2014 में जिस ग्रेड पे पर यह अधिकारी काम करता था, साल 2022 तक उसी ग्रेड पे पर काम करते रहे। मोदी सरकार ने इस अधिकारी का प्रमोशन रोक लिया और जब नौकरी पूरी होने में मात्र 1 महीना ही बचा, यानी जिस 30 सितंबर 2022 के दिन इस अधिकारी को रिटायर होना था, उससे 1 महीने पहले ही इस अधिकारी को अमित शाह के गृह मंत्रालय ने एक छोटा सा बहाना बनाकर नौकरी से बर्खास्त कर दिया है। इस अधिकारी का नाम है आईपीएस सतीश चंद्र वर्मा, वही सतीश चंद्र वर्मा जिन्होंने इसरत जहां फेक एनकाउंटर का खुलासा किया, जिसका असली आरोप मोदी और शाह पर लगता आया है। इसलिए आज के इस एपिसोड में हम बात करेंगे 19 साल की मुंबई के रहने वाली इसरत जहां के पूरे मामले की, जिसका एनकाउंटर गुजरात में एक आतंकी बताकर कर दिया गया, और बात करेंगे उन आईपीएस सतीश चंद्र वर्मा की जिन्हें मोदी सरकार ने बर्खास्त कर दिया है। नमस्कार, मैं श्याम मीरा सिंह। मुंबई से सटे ठाणे इलाके की एक मुस्लिम बस्ती है मुमरा। इसी मुमरा में था इसरत जहां का घर। इसी इलाके में स्थित कावसा कब्रिस्तान में इसरत जहां की कब्र है। कब्र पर कुछ फूल हैं और फूलों के नीचे जमीन में दफन है इसरत जहां का शरीर। 19 साल की इसरत शायद अगर आज जिंदा होती तो साल 2022 में 37 साल की हो चुकी होती। अभी इसरत की कब्र पर कभी कोई पानी छिड़क जाता है तो कभी कोई फूल चढ़ा जाता है। उसे जानने वालों को आज भी यकीन नहीं होता कि उसे आतंकी बताकर गुजरात में मार दिया गया था। साल 2004 से अब तक कई जांचें हुई, गिरफ्तारियां हुई, चार्जशीट भी दाखिल हुई। जिन अफसरों को कभी इसरत और 3 अन्य लोगों की हत्या के मामले में जेल हुई, वे धीरे धीरे अदालतों से छूट गए, लेकिन इसरत की बूढ़ी मां को न्याय नहीं मिला। कब्र में जमीन के अंदर दबी इसरत की कहानी गुजरात की जमीन से शुरू होती है। 15 जून साल 2004 की सुबह 5 बजे की बात है। तभी इंडिका गाड़ी से अहमदाबाद की तरफ जा रहे अमजद अली राणा, जीशान जौहर, जावेद गुलाम शेख उर्फ प्रणेश पिल्लई और इसरत जहां को गुजरात पुलिस ने एक एनकाउंटर में मार डाला। कुछ देर बाद पुलिस ने पत्रकारों के सामने दावा किया कि चारों पाकिस्तान स्थित लश्कर-ए-तैयबा के आतंकी थे, जिनका इरादा गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी की हत्या करने का था। पुलिस ने एफआईआर दर्ज करते हुए कहा कि उसे सीआईडी से यह खबर लगी थी कि 2002 दंगों का बदला लेने के लिए मोदी पर फिदायीन हमला करने का प्लान किया गया है और ये जिम्मा अमजद अली राणा, जीशान जौहर और जावेद शेख को दिया गया था। गुजरात पुलिस ने दावा किया कि अमजद अली राणा और जीशान जौहर पाकिस्तानी फिदायीन हैं और ये लोग सुसाइडल अटैक करने के लिए कश्मीर से अहमदाबाद आए हुए थे और तीसरा शख्स जावेद उनके लिए लोकल नेटवर्क तैयार कर रहा था। लेकिन कमाल की बात है कि गुजरात पुलिस ने इस एफआईआर में इसरत जहां का नाम नहीं लिया, सिर्फ ये कहा कि एक महिला आतंकी भी थी जो मुठभेड़ में मारी गई है। गुजरात पुलिस के अनुसार उसे 11 जून को इंटेलिजेंस से खबर लगी थी कि 3 लोग मुंबई से अहमदाबाद आ रहे हैं, जिनका उद्देश्य नरेंद्र मोदी की हत्या करना है। 15 तारीख को जब पुलिस ने उन्हें ढूंढ निकाला तो उन्होंने पुलिस पर अपनी राइफल और रिवॉल्वर से 50 फायरिंग की।
मजबूरन पुलिस को भी डिफेंस में उन पर गोलियां चलानी पड़ी, जिससे चारों की मौत हो गई। लेकिन कमाल की बात है कि पुलिस ने यह नहीं बताया कि इन कथित आतंकियों के द्वारा 50 राउंड फायरिंग करने के बाद भी पुलिस को एक भी गोली क्यों नहीं लगी, पुलिस की साइड से कोई घायल क्यों नहीं हुआ, ये एक सवाल था। यहीं से इस केस में शक की सुइयां शुरू होती हैं। गुजरात में हुए फर्जी एनकाउंटरों और इशरत जहां पर लिखी किताब बिटवीन मेमोरी एंड फॉरगेटिंग मास्केयर एंड दी मोदी ईयर्स इन गुजरात में पूर्व IAS अधिकारी हर्ष मंदर लिखते हैं, उसी शाम कुछ अजनबी नौजवानों ने मुंबई के मुंब्रा में स्थित इशरत जहां के घर पर दरवाजा खटखटाया। जिस वक्त ये लोग पहुंचे उस वक्त इशरत जहां की मां शमीमा कौसर और छोटे भाई बहन घर में मौजूद थे। इन अनजान नौजवानों ने बताया कि वे इशरत के कॉलेज के दोस्त हैं, उन्हें कॉलेज फॉर्म के लिए इशरत के पासपोर्ट साइज का फ़ोटो चाहिए। इशरत की मां ने उन्हें फ़ोटो दे दिए, लेकिन फ़ोटो लेने के बाद भी कुछ देर तक ये लोग इशरत के घर से नहीं गए। आखिर में इन्होंने इशरत के परिवार से पूछा कि क्या उन्होंने टीवी पर एक खबर नहीं देखी। तब तक रात के करीब 8 बज चुके थे। आखिर में उन्होंने ये भारी खबर इशरत की मां को बता दी कि वे इशरत के दोस्त नहीं हैं बल्कि पत्रकार हैं, और इशरत जहां को नरेंद्र मोदी की हत्या की साजिश के आरोप में एनकाउंटर में गुजरात के अहमदाबाद में मार डाला गया है। परिवार में से किसी को भी विश्वास नहीं हुआ कि उनकी बहन इशरत को आतंकी बताकर मार डाला गया है। इतने में रात के 9 बजते हैं कि पुलिस इशरत के घर पर पहुंच जाती है। दुख करने का वक्त भी इशरत के परिवार को ना मिला। अभी उन्हें इशरत की हत्या की खबर लगी और इधर पुलिस घर पर आ गई। पुलिस उनका घर सील कर उस परिवार को अपने साथ स्टेशन ले गई, जिसे अभी अभी खबर लगी थी कि इशरत इस दुनिया में नहीं रही है। इशरत के घर पर दर्जनों मीडिया वाले इकट्ठे हो गए। रात करीब सुबह के 2:30 बजे पुलिस ने उन्हें वापस छोड़ दिया। वापस घर आने पर उन्हें सील किया हुआ घर मिला। इशरत की मां शमीमा को अपने बच्चों के साथ ही पास की ही एक दुकान में सबसे त्रासद और दुखद रात गुजारनी पड़ी। सुबह इशरत की मां अहमदाबाद के लिए अपनी बेटी के शव को लेने के लिए निकल गईं। यहाँ भी इशरत की मां शमीमा से पुलिस अधिकारियों ने बदतमीजी की। अपनी बेटी का शव लेकर जब मां शमीमा अपने मुंब्रा स्थित घर पहुंचती हैं तो इशरत के जनाजे में जाने के लिए हजारों लोगों को इकट्ठा पाया। अधिकतर ये विश्वास करने की स्थिति में नहीं थे कि जिस इशरत से वे स्नेह करते थे वो अब इस दुनिया में नहीं रही है। यही कारण है कि जब साल 2004 में हुए इस केस की 14 अप्रैल 2021 में, यानी करीब 17 साल बाद, जब BBC हिंदी इशरत जहां की कब्र पर गया तो उसके रिपोर्टर ने इशरत की कब्र पर अपनी रिपोर्ट में लिखा कि वहां कोई उसकी कब्र पर पानी छिड़क कर साफ कर देता है तो कोई उस कब्र पर फूल बिखेर देता है। कब्र पर फूल चढ़ाकर और उसे साफ सुथरा रखकर इशरत को मानो वे अपनी यादों में जिंदा रखना चाहते हो। इशरत की मां शमीमा कौसर बेटी की कब्र पर नहीं जाती क्योंकि उनको लगता है कि उनका धर्म उन्हें इसकी इजाज़त नहीं देता। लेकिन उन्हें अपने बेटों से पता चलता है कि इशरत की कब्र को किसी ने लावारिस नहीं छोड़ा है, यह दूसरी कब्रों की तरह यूं ही नहीं छोड़ दी गई है, कोई इसकी देखभाल करता है। वहाँ रखे जाने वाले फूलों को वहाँ कौन लाता है उन्हें मालूम नहीं। इससे फर्क भी नहीं पड़ता कि ये फूल वहाँ कौन रख जाता है, लेकिन इससे उन्हें एक उम्मीद बनती है। दरअसल साल 2002 में ही इशरत ने अपने पिता को ब्रेन ट्यूमर के कारण खो दिया था। उस वक्त इशरत की उम्र महज 17 साल थी। एक बड़ा परिवार किराए के छोटे से घर में अकेला पड़ गया। 17 साल की इशरत घर में सबसे बड़ी ही नहीं थी बल्कि परिवार के 7 बच्चों में सबसे समझदार और जुझारू भी थी। अपने हाई स्कूल के दिनों में उसने पड़ोसियों के बच्चों को ट्यूशन देना शुरू कर दिया। उसकी यही छुटमुट कमाई ही पिता के जाने के बाद उसके घर का एकमात्र साधन बन गई। इसके बाद ही इशरत ने माटुंगा के गुरु नानक खालसा कॉलेज में BSc की पढ़ाई शुरू कर दी। मार्च 2004 में, यानी इशरत के एनकाउंटर से कोई 2 महीने पहले ही, इशरत को उसके एक रिश्तेदार ने एक अधेड़ उम्र के एक परफ्यूम व्यापारी जावेद से मिलवाया। जावेद का परफ्यूम का व्यापार था जिसकी मार्केटिंग और अकाउंटिंग के लिए उसे किसी की ज़रूरत थी। इसी जावेद को इशरत जहां के साथ एनकाउंटर में मार दिया गया था। जावेद ने 3500 रुपये महीने तनख्वाह के साथ इशरत जहां को अपने काम पर रख लिया। इसके अलावा काम के सिलसिले में उसे बाहर जाने के बारे में भी बोला गया, जिन यात्राओं का खर्च उसे अलग से मिलना था। इशरत की मां शमीमा के पास विकल्प ना होने के चलते इस नौकरी को कर लेने के लिए स्वीकार करना पड़ा। इसके बाद इशरत को काम के सिलसिले में पुणे और लखनऊ की 2 यात्राएं करनी पड़ी। ऐसे ही 11 जून 2004 के दिन, यानी उसके एनकाउंटर से 4 दिन पहले ही, एक काम के लिए उसे बाहर यात्रा करनी पड़ी। इशरत के भाई ने उसे बस स्टैंड पर छोड़ा जहां से उसे नासिक जाना था, जहां उसे जावेद से मिलना था और जावेद के साथ अन्य शहरों की यात्रा पर निकलना था। हालांकि पुलिस की स्क्रिप्ट के अनुसार लश्कर-ए-तैयबा ने इशरत को सुसाइड बॉम्बर की तरह रिक्रूट किया था ताकि उसके द्वारा नरेंद्र मोदी पर हमला किया जाए।
वो तो उन्हें समय से पता लग गया, इसलिए उन्होंने एनकाउंटर में इन चारों को मार डाला। इस एनकाउंटर के 4 महीने बाद पड़ोसियों की मदद से इसरत की मां समीमा ने गुजरात हाईकोर्ट में एक PIL डाली और इस एनकाउंटर की CBI के द्वारा जांच करने की मांग की। लेकिन साल 2006 में एक दूसरे एनकाउंटर मामले के कारण इसरत जहां के परिवार को फिर से न्याय की उम्मीदें जगी। ये एनकाउंटर मामला था सोहराबुद्दीन शेख और कौसर बी का। 26 नवंबर 2005 के दिन सोहराबुद्दीन को भी लश्कर तैयबा का आतंकी बताकर एक फेक एनकाउंटर में मार डाला गया था। लेकिन उसकी पत्नी कौसर बी का कुछ भी अता पता नहीं चला कि वो कहाँ हैं। अपने भाई की मौत के बाद और अपनी भाभी के गायब होने के बाद सोहराबुद्दीन के भाई रुबाबुद्दीन ने सुप्रीम कोर्ट में इस एनकाउंटर की सच्चाई बाहर लाने की अपील की। इस पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने गुजरात CID को जांच करने के लिए कहा। CID की शुरुआती जांच में पाया गया कि कुछ पुलिस अधिकारी इस मामले में शामिल हैं, जिससे ये सुराग बाहर आने लगे कि सोहराबुद्दीन का एनकाउंटर नहीं किया गया बल्कि पुलिस कर्मियों के द्वारा हत्या की गई थी। इसके बाद सोहराबुद्दीन मामले में 23 अप्रैल 2007 के दिन 3 IPS अधिकारियों DIG DG बंजारा, SP RK पांडियन और दिनेश MN को अरेस्ट कर लिया गया। इसरत के परिवार को कुछ शुभचिंतकों ने खबर दी कि जिन अधिकारियों ने इसरत का एनकाउंटर किया था उन्हें सोहराबुद्दीन शेख फेक एनकाउंटर में जेल हुई है। जिस तरह सोहराबुद्दीन मामले में परतें खुल रही थीं कि सोहराबुद्दीन लश्कर तैयबा का आतंकी नहीं था बल्कि उसे राजनीतिक और कुछ अन्य साजिशों को छुपाने के लिए मारा गया था, वैसे वैसे ही इसरत जहां के परिवार को भी न्याय और जांच की उम्मीदें बढ़ने लगी। इसरत की मां समीमा ने गुजरात हाईकोर्ट को पत्र लिखकर कहा कि वो अपनी बेटी के हत्यारों के बारे में जानना चाहती हैं, लेकिन कोर्ट की तरफ से कोई सुनवाई नहीं हुई। इसी बीच अहमदाबाद के जूनियर मेट्रोपॉलिटन कोर्ट मजिस्ट्रेट SP तमांग ने निष्पक्ष जांच का असाधारण उदाहरण पेश करते हुए 7 सितंबर 2009 के दिन एक ऐसा बयान दिया कि सबको चौंका कर रख दिया। मजिस्ट्रेट SP तमांग ने गवाहों के बयानों को जांचा, पोस्टमार्टम रिपोर्ट को पढ़ा, फॉरेंसिक एविडेंस तलाशे और करीब 243 पेज की रिपोर्ट तैयार करते हुए कहा कि इसरत जहां मामले में पुलिस का बताया गया वर्जन फेक है। जिस तरह से एनकाउंटर होने को बताया गया है वो एकदम झूठी कहानी है। फॉरेंसिक रिपोर्ट के आधार पर जज SP तमांग ने बताया कि मृतकों में गोलियां काफ़ी नज़दीक से मारी गई हैं, क्योंकि गोलियों के घाव एंट्री पॉइंट पर छोटे और एग्जिट पॉइंट पर बड़े हैं। मजिस्ट्रेट तमांग ने बताया कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट से पता चलता है कि इन चारों लोगों को घटना के समय से बहुत पहले ही मार दिया गया था, यानी कथित एनकाउंटर से पहले ही उनका अपहरण कर मार दिया गया था और उसके बाद उनके शरीरों को क्राइम सीन के पास रख दिया गया था। इन कथित आतंकियों ने पुलिस पर फायरिंग की होगी, इसके भी सबूत नहीं मिलते। जज तमांग के अनुसार जो AK-47 बंदूक मृतकों के पास से बरामद हुई बताई जा रही है वो उनकी नहीं है, बल्कि पुलिस के द्वारा ही उसे प्लांट किया गया था। वहीं पुलिस ने कहा था कि उसने 70 राउंड फायर किए थे, लेकिन घटना स्थल पर कोई बुलेट नहीं मिलती। मजिस्ट्रेट SP तमांग ने अपनी रिपोर्ट में आगे कहा कि पुलिस अधिकारियों ने अपने स्वार्थ के लिए इस नकली मुठभेड़ को अंजाम दिया। उन्होंने ये सब प्रमोशन और मुख्यमंत्री की शाबाशी पाने के लिए किया था। साल 2004 में हुए इस एनकाउंटर पर साल 2009 में हुए इस महत्वपूर्ण खुलासे के बाद इसरत का परिवार 5 साल बाद सार्वजनिक रूप से बाहर निकल पाया। इन 5 सालों में इस परिवार ने तमाम सामाजिक लांछनों को झेला जिसके जिम्मेदार वे थे ही नहीं। मजिस्ट्रेट तमांग की खबर ने पूरे देश की राजनीति और पुलिस महकमे में हलचल मचा दी। ये दूसरा फेक एनकाउंटर था जिसमें लश्कर तैयबा का आतंकी और मोदी की हत्या की साजिश रचने के आरोप में किया गया एनकाउंटर फर्जी निकला। लेकिन गुजरात सरकार ने जज तमांग की इस रिपोर्ट को हाईकोर्ट में चुनौती दे डाली। हाईकोर्ट के विरोध को देखते हुए गुजरात हाईकोर्ट ने भी इस रिपोर्ट पर स्टे लगा दी और मुठभेड़ की जांच के लिए SIT की टीम गठित कर दी। गुजरात हाईकोर्ट ने इस इन्वेस्टिगेशन टीम में एक अधिकारी गुजरात कैडर के बाहर का रखा और इसे हेड करने के लिए जिम्मेदारी दी गुजरात पुलिस के 2 अफसरों को। एक थे IPS मोहन झा और दूसरे थे IPS सतीश चंद्र वर्मा। वही सतीश चंद्र वर्मा जिन्हें बीते दिनों अमित शाह के नेतृत्व वाले केंद्रीय गृह मंत्रालय ने बर्खास्त कर दिया है। जांच की जिम्मेदारी मिलने के बाद SIT ने नवंबर 2011 में अपनी जांच रिपोर्ट हाईकोर्ट में जमा की। गुजरात हाईकोर्ट में एफिडेविट जमा करते हुए IPS सतीश चंद्र वर्मा ने कोर्ट में कहा कि ये एक फेक एनकाउंटर था, ये सही नहीं था। सतीश चंद्र वर्मा की इस रिपोर्ट के बाद ही गुजरात हाईकोर्ट ने फेक एनकाउंटर में शामिल रहे
पुलिस अधिकारियों पर हत्या का यानी 302 का मुकदमा चलाने का आदेश दे दिया। अब गुजरात हाईकोर्ट इस मामले में सीबीआई की जांच के लिए भी राजी हो गया और अब एंट्री होती है सीबीआई की। जुलाई 2013 में सीबीआई ने अपनी जांच रिपोर्ट पेश की। सीबीआई ने 20 पुलिस अधिकारियों को हत्या, किडनैपिंग और क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी के लिए दोषी माना, जिसमें पीपी पांडे, राजेंद्र कुमार, जीएल सिंघल और डीजी बंजारा पर शिकंजा कसा गया। डीजी बंजारा वही हैं जिन्हें सीबीआई ने सोहराबुद्दीन मामले में भी दोषी पाया था। सीबीआई ने माना था कि अमित शाह के निर्देश पर ही आईपीएस डीजी बंजारा ने सोहराबुद्दीन शेख और बाद में उसके साथी तुलसीराम प्रजापति का फेक एनकाउंटर किया था, जिन्हें नरेंद्र मोदी के प्रतिद्वंदी रहे हरेन पांड्या की मौत का आरोपी माना जाता है। ऐसे ही कोर्ट में एक गवाह और सोहराबुद्दीन शेख के दोस्त आजम खान ने बयान दिया था कि जिस सोहराबुद्दीन को डीजी बंजारा द्वारा फेक एनकाउंटर में मारने का आरोप लगता है, उसी सोहराबुद्दीन को डीजी बंजारा ने हरेन पांड्या को मारने के लिए सुपारी दी थी, ऐसा सोहराबुद्दीन ने उसे बताया था। आजम खान के बयान की तरह ही यही बात आईपीएस संजीव भट्ट ने भी सुप्रीम कोर्ट में जमा किए अपने एफिडेविट में कही थी कि उन्हें हरेन पांड्या की हत्या के आरोप में जेल में कैद असगर अली ने साल 2003 में बताया था कि सोहराबुद्दीन ने उसे हरेन पांड्या की हत्या करने की जिम्मेदारी दी थी, लेकिन जब उसने इस काम को अंजाम देने से इनकार कर दिया तो सोहराबुद्दीन ने तुलसीराम प्रजापति को हरेन पांड्या की मौत को अंजाम देने का काम दिया। तब आईपीएस संजीव भट्ट साबरमती जेल के जेलर हुआ करते थे। साल 2003 में हरेन पांड्या की मौत के बाद साल 2005 में सोहराबुद्दीन को भी फर्जी एनकाउंटर करके मार डाला गया और साल 2006 में उसके साथी तुलसीराम प्रजापति को भी पुलिस कस्टडी में मार डाला गया। डीजी बंजारा गुजरात में नरेंद्र मोदी और अमित शाह के चहेते माने जाते हैं और इन्हें गुजरात का एनकाउंटर स्पेशलिस्ट माना जाता है। इसरत जहां मामले में पीपी पांडे, जीएल सिंह और बाकी अधिकारियों समेत डीजी बंजारा को भी अरेस्ट कर लिया गया। इसरत जहां मामले की जांच कर रही सीबीआई ने अपनी रिपोर्ट में सबूतों को पेश करते हुए कहा कि इसरत जहां फेक एनकाउंटर को अमित शाह और नरेंद्र मोदी की पूर्व अनुमति मिली हुई थी। सीबीआई ने अपनी जांच में एसआईटी की जांच में शामिल रहे आईपीएस सतीश चंद्र वर्मा की भी मदद ली थी, लेकिन जैसे ही साल 2014 में नरेंद्र मोदी की सरकार बनती है, न्याय के नियमों को बदल दिया गया। हत्या और अपहरण के मामले में बंद इन तमाम पुलिस अधिकारियों को रिहा कर दिया गया और न केवल रिहा किया गया बल्कि प्रमोशन दिए गए। इधर आईपीएस सतीश वर्मा सरकार के और अधिक निशाने पर आ जाते हैं। आईआईटी दिल्ली और आईआईएम अहमदाबाद से पढ़ने वाले आईपीएस अधिकारी सतीश चंद्र वर्मा का साल 2010 और 11 में गुजरात सरकार के द्वारा प्रमोशन रोक दिया गया। जब केंद्र में मोदी सरकार आई तो आईपीएस सतीश चंद्र वर्मा को गुजरात कैडर से उठाकर नॉर्थ ईस्ट भेज दिया गया, जहां उन्हें नॉर्थ ईस्टर्न इलेक्ट्रिक पावर कॉरपोरेशन यानी कि नीपको का चीफ विजिलेंस ऑफिसर बनाया गया। ये एक तरह से उनका डिमोशन था, लेकिन आईपीएस सतीश चंद्र वर्मा ने वहां भी अरुणाचल प्रदेश के हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स में भाजपा सरकार के द्वारा किए गए घोटालों को उजागर कर डाला। इन हाइड्रो प्रोजेक्ट्स में घपलेबाजी का आरोप आया भाजपा के केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू और उनके रिश्तेदारों पर, लेकिन इस घोटाले के खुलासे के बाद ही सतीश चंद्र वर्मा को ट्रांसफर करके त्रिपुरा में सीआरपीएफ का आईजीपी बनाकर भेज दिया गया। सतीश चंद्र वर्मा ने अधिकारियों के मुकदमे से संबंधित संस्थान सीएटी यानी कि सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल को बताया कि नीपको से उनका इसलिए ट्रांसफर कर दिया गया क्योंकि उन्होंने वहां 450 करोड़ के ट्रांसपोर्टेशन स्कैम को निकाला था, जिसमें कि भाजपा के केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू शामिल थे। जब से आईपीएस सतीश चंद्र वर्मा ने इसरत जहां मामले में खुलासे किए हैं कि ये एक फेक एनकाउंटर था, तब से लेकर अब तक उन्हें कोई प्रमोशन नहीं दिया गया। उनके जूनियर अधिकारी बड़ी बड़ी रैंकों पर चले गए, लेकिन वे साल 2014 में जिस ग्रेड पे पर काम किया करते थे, साल 2022 आने तक उसी ग्रेड पे पर काम करते रहे हैं। आने वाली 30 सितंबर को उनका रिटायरमेंट होने जा रहा था, लेकिन उससे एक महीने पहले ही अमित शाह के केंद्रीय गृह मंत्रालय ने उन्हें बर्खास्त कर दिया और उनकी बर्खास्तगी का कारण सरकार ने साल 2016 में एक टीवी चैनल को दिए एक इंटरव्यू को बताया, जिसमें उन्होंने इसरत जहां मामले को लेकर कुछ बातें कही थी। सरकार ने कहा कि जिस नॉर्थ ईस्टर्न इलेक्ट्रिक पावर कॉरपोरेशन यानी कि नीपको में रहते हुए उन्होंने ये इंटरव्यू दिया है, उस इंटरव्यू का नीपको के काम से कोई संबंध नहीं था। ये कथित तौर पर उनके सर्विस नियमों के खिलाफ है। एक तरफ ऐसे पुलिस अधिकारी हैं जिन्हें हत्याओं और अपहरण का दोषी माना गया, जिन्हें इसरत जहां मामले में जेल भी हुई, उन्हें गुजरात सरकार और केंद्र सरकार ने प्रमोशन देकर इनामें दी, लेकिन दूसरी तरफ एक ईमानदार अफसर है जिसने निष्पक्षता के साथ अपना काम किया, जांच की, घोटाले निकाले,
वो एक इंटरव्यू का बहाना देकर बुढ़ापे में रिटायरमेंट से 1 महीने पहले निकाल दिया जाता है। बहरहाल अगर ये बर्खास्तगी कोर्ट से नहीं हटी तो ताउम्र पुलिस सेवा में काम करने वाले एक ईमानदार अफसर को अपने पेंशन और बाकी अधिकारों से वंचित रहना पड़ेगा। ये कहानी थी एक ईमानदार अफसर की, ये कहानी थी IPS सतीश चंद्र की, जो यहीं खत्म होती है। फिर कोई कहानी लेकर आऊँगा, कहानी लोहे की कुल्हाड़ियों से पेड़ों के लड़ने की कहानियाँ। तब तक के लिए नमस्कार।